नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है, लेकिन हम सबकी भी तो जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी ये कि हम कोरोना नियमों का पालन सब करें। सबसे अहम है ये मास्क लगाना ना भूलें। मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक हम लोगों से बिल्कुल अलग और सुरक्षित जगह पर ना पहुंच जाएं। जैसे इस वक्त हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। न्यूज 18 ने इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में यह मास्क इस समय हमारा सबका सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अगले आने वाले विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि राज्य में अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेली लड़ेगी। इसके अलावा कांग्रेस राज्य में होने वाले सभी स्थानीय निकाय चुनाव भी अकेले ही मैदान में उतरेगी। जबकि इस समय वो गठबंधन सरकार में शामिल है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार महाराष्ट्र में है और उसमें शामिल कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने कह दिया है कि अगला चुनाव वो अकेले लड़ेंगे, मिलकर नहीं, जैसे कि मिलकर वो इस समय सरकार चला रहे हैं। असं आहे, आमचं भाजप हा आमचा जन्मताच विरोधी पक्ष आहे। त्याच्यामुळे आज पवारसाहेब भाजप विरोधात मूड बांधत असतील तर चांगली गोष्ट आहे। आणि राहिलं महाराष्ट्रामधल्या ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था असतील किंवा विधानसभाच्या निवडणुका असतील, काँग्रेस स्वबळावर लढण्याचं आम्ही जाहीर केलेलं आहे। अभिषेक पांडे और दिवाकर हमारे सहयोगी मुंबई से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आखिर क्यों ये फैसला करना पड़ा महाराष्ट्र में कांग्रेस को कि अब वो अलग लड़ने जा रहे हैं जबकि गठबंधन में सरकार चला रहे हैं? देखिए, एक महत्वपूर्ण बात प्रशांत समझनी होगी कि इसमें कहीं न कहीं अब कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को लगता है कि अकेले लड़ने पर उनका पार्टी का वोट बढ़ेगा, एक कैडर बढ़ेगा और उसके कारण हाल के समय में जो सरकार के भीतर भी कहीं न कहीं गतिरोध है, उसको भी एक दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान है। नसीम भाई, जिस तरीके से नाना ने बयान दिया है कि वो विधानसभा हो या स्थानीय निकाय चुनाव हो, दोनों अकेले लड़ेंगे, इस बयान को कैसे आप लोग देख रहे हैं? क्या वो पार्टी का बयान है या अकेले नाना पटोले का? नहीं, अध्यक्ष अगर पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं तो पार्टी की तरफ से दिया गया बयान है और पार्टी की साफ तौर पर भूमिका है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी इसके पहले एक नंबर की पार्टी हुआ करती थी और हम लोगों का लक्ष्य है आने वाले दिनों में फिर से वो कांग्रेस की भूमिका फिर से बने महाराष्ट्र के अंदर और एक नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में बने और उसका प्रयास पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले जी और हम सभी लोग मिलजुल कर पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं और हम सबकी साफ भूमिका है कि आने वाले दिनों में चाहे महानगर पालिका का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, लोकल बॉडी के चुनाव हो महाराष्ट्र में या 2024 में होने वाला विधानसभा चुनाव हो, सभी सीटों पर हम अपने बल पर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। ये भूमिका हमारी है और उस भूमिका को लेकर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना आपके साथ अलायंस पार्टनर है सरकार में, एनसीपी आपके साथ अलायंस पार्टनर है, क्या अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है कि इस तरीके की भूमिका लेनी पड़ रही है या फिर पोस्ट पोल अलायंस के बारे में विचार चल रहा है? सवाल पोस्ट पोल अलायंस की बात नहीं है। ये जो सरकार है इसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया है और महाविकास आघाड़ी की ये सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी जैसी झूठी पार्टी जिसने इस देश को, इस राज्य को बर्बाद किया है पिछले 7-8 सालों में, उससे बचाने के लिए ये आघाड़ी बनाई गई थी पिछले 2 साल पहले और ये हर पार्टी का नैतिक अधिकार है कि अपनी पार्टी को आने वाले दिनों में बल कैसे दे, ताकत कैसे दे और मजबूती की तरफ कैसे ले जाए और वो स्वाभाविक है, वो हमारा हम सबका कर्तव्य है। और अभिषेक, लेकिन नसीम खान को क्या ये नहीं लगता कि बीजेपी को सीधा फायदा मिलेगा ऐसा करने से? अगर इस तरीके से आप करते हैं तो उससे बीजेपी को सीधा फायदा होगा, इस तरीके का आप देखते हैं। और शिवसेना और एनसीपी दोनों कर रही है कि अगर पार्टी की आपकी भूमिका है तो शुभकामनाएं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा कि नुकसान होगा, शिवसेना को नुकसान होगा कि फायदा होगा, हमको अपनी पार्टी को मजबूत करना है। हम अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और लोकतंत्र में ये सबको अधिकार है अपनी पार्टी को, अपने पक्ष को बढ़ाना, मजबूत करना, और उसी का ये एक प्रयास है। जहां तक अगाड़ी का सवाल है, अगाड़ी मजबूती की तरह है। अगाड़ी को समर्थन दिया है कांग्रेस पार्टी ने और ये समर्थन मजबूती से रहेगा और अगाड़ी की सरकार 5 साल तक चलेगी। क्या एक आखिरी सवाल नसीम भाई ये है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पार्टी के भीतर भले आप लोग अलग लड़ने की बात करें, सरकार के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेता मिलते हैं, सरकार में कुछ नहीं होता है, दूसरे तमाम सारे इश्यूज को भी पेंडिंग पड़े रहते हैं, उस पर भी सरकार के लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या कांग्रेस को दरकिनार करने की सरकार में कोशिश हो रही है? उसके बाद सवाल दरकिनार करने का नहीं है। जब 3 पार्टियां, 3 अलग अलग विचारधारा की पार्टियों की मिलीजुली सरकार बनती है तो थोड़ा बहुत मतभेद होना स्वाभाविक है और वो थोड़ा बहुत समय समय पर दिखाई देता है। लेकिन कुल मिलाकर कोऑर्डिनेशन कमेटी है सरकार में और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठती है। अगर इस तरह का कोई विषय आता है, इश्यू आता है, तो उस पर चर्चा होता है और उसका निराकरण होता है और इसी हिसाब से ये सरकार आगे चल रही है और हम सबको विश्वास है कि ये सरकार पूरे 5 साल तक मजबूती के साथ चलेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से नसीम खान कह रहे हैं कि ये सरकार में कुछ मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन पार्टी ने समर्थन दिया है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर, वो भी आगे चलता रहेगा। लेकिन नसीम खान ने भी नाना पटोले की बात दोहरा दी है कि राज्य के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, दोनों कांग्रेस अपने बल पर लड़ने जा रही है। बड़ा फैसला अभिषेक कांग्रेस ने कर लिया है महाराष्ट्र में कि अगले आने वाले चुनाव वो अकेले ही लड़ेगी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि बयान कांग्रेस की तरफ से आया, बल्कि शिवसेना की ओर से भी शुभकामनाएं दे दी गई है। नाना पटोले जी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात कही है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी, जोड़ना चाहूँगी, महाविकास अघाड़ी के जो 3 पार्टीज़ हैं अपने एजेंडा पे कायम हैं और अपने एजेंडा के अनुसार जो काम कर रही है उन्होंने महाराष्ट्र का दिल जीता है। जो भी महाराष्ट्र के निवासी हैं उनका दिल जीता है और उसी काम पे कायम रहेगी। आने वाले समय में क्या निर्णय लिया जाता है, क्या लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे, क्या स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस होंगे, क्या उनकी पार्टी डिसीजन लेगी, वो उनकी लीडरशिप पे डिपेंड करता है। मैं तो उनको ऑल द बेस्ट विश करूँगी। दिवाकर, अब शिवसेना ने ऑल द बेस्ट कह दिया है कांग्रेस को अकेले चुनाव मैदान में उतरने के लिए। बची एनसीपी, क्या कोई प्रतिक्रिया आई है उनकी तरफ से? देखिए, एनसीपी की तरफ से नवाब मलिक का यह बयान सामने आया है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह का बयान दे रही है और उसके प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का बयान दे रहे हैं तो खास तौर पर हर किसी को अधिकार है कि जो है अपनी पार्टी को जोड़ने का, पार्टी की जो शक्ति है उसको बढ़ाने का। तो एनसीपी ने यहाँ पर अपना सुरक्षित स्टैंड लिया है, ना तो शिवसेना के खिलाफ बोला है ना ही कांग्रेस के खिलाफ बोला है, लेकिन साफ ये किया है कि आने वाले समय में ये तय होगा कि आखिर क्या कांग्रेस अकेले लड़ेगी या फिर साथ में लड़ेगी। लेकिन ये जो नाना पटोले का बयान आया है, नाना पटोले जब से महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बने हैं तब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ उनके भी और के साथ गतिरोध होने की बात लगातार सामने आती रही है। खासे नाराज वो मुख्यमंत्री से लगातार होते रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मराठा आरक्षण का फैसला हो या तमाम अन्य फैसले हों, इसमें लेकर तीनों पार्टियों के बीच लगातार गतिरोध कायम रहा है। और इसी को देखते हुए अब कांग्रेस को ये लगने लगा है कि उसके मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है। लेकिन सबसे अहम चीज होगा नाना पटोले के लिए कि जो कांग्रेस का इतिहास रहा है कि अलग अलग गुट कांग्रेस में शामिल रहते हैं, हर गुट अपनी तरफ से चलता है, तो उसको कैसे उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर एक बड़ा संदेश भी है दिवाकर। लेकिन अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, कांग्रेस के नेता आपके साथ हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अकेले लड़ने का फैसला किया गया है, अगर साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ें, तो क्या ज्यादा मजबूती से वो अपनी स्थिति जनता तक नहीं पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल, मेरे साथ नसीम खान है और ये सवाल अकेले हमारा नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र की जनता का है कि अगर आप सरकार में साथ में हैं तो अकेले आप क्यों लड़ना चाहते हैं? अगर साथ में लड़े तो और मजबूती के साथ जनता का साथ दे पाएंगे, जनता के बीच जा पाएंगे, जनता की बातें समझ पाएंगे और उसको सुलझा पाएंगे। तो फिर अकेले लड़ने का फैसला क्यों? देखिए, अकेले क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की सोच है, पार्टी के हमारे सभी नेताओं की सोच है कि पार्टी को मजबूत करके पार्टी अकेले के बल पर आने वाले दिनों में चुनाव लड़े और मजबूती के साथ सत्ता में वापसी करे।
तो वो एक लक्ष्य पार्टी का है और पार्टी पूरे महाराष्ट्र में उसी लक्ष्य को लेकर नाना पटोले जी की अध्यक्षता में काम कर रही है। हर जिले में जा रहे हैं, हर तालुके में जा रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में दौरा चल रहा है। बहुत सारी अलग अलग पार्टियों के नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी छोड़कर लोग आ रहे हैं, शिवसेना छोड़कर लोग आ रहे हैं, बहुत सारे। और कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत पक्ष के तौर पर लोग देख रहे हैं और पार्टी इसीलिए पार्टी का निराधार है कि ये आने वाले दिनों में हम अपने बल पर चुनाव लड़ें। अभिषेक, क्या कांग्रेस को विश्वास हो गया है कि अपने दम पर अगली सरकार बनाने जा रहे हैं और ऐसा ही हाईकमान की भी राय है? कांग्रेस को ये भरोसा हो गया है कि क्या वो अकेले सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि अब तक पिछले 90 के बाद से जब भी सरकार कांग्रेस की रही उसमें कहीं ना कहीं जब एनसीपी फॉर्म हुई, एनसीपी साथ में आई, एनसीपी का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अब क्या कांग्रेस को लगता है कि अकेले वो चुनाव में जीत पाएंगे? और दूसरा, क्या आला कमान ने इस बात को लेकर हरी झंडी दी है या महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की तरफ से इस तरीके की चीजें? पार्टी के नेताओं ने महाराष्ट्र में हम लोगों ने अपने तौर पर निर्णय लेकर ये लक्ष्य एक निर्धारित करके पार्टी को मजबूत बनाने का काम देखिए हम लोग कर रहे हैं, ताकि हम अपने बल पर सभी क्षेत्रों में चाहे लोकल बॉडी हो या विधानसभा का चुनाव आए, हम अपने बल पर चुनाव लड़ सकें। जहां तक अकेले लड़ने का मामला है तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ा है और जीता है अपने बल पर। 99 में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर हम लोग महाराष्ट्र में आए थे। 2014 में एनसीपी ने समर्थन वापस ले लिया था, फिर भी हम अपने बल पर चुनाव लड़े थे। तो हमेशा हम लोगों ने चुनाव मजबूती से, और अपनी कोई लोकतंत्र में कोई भी पार्टी, हर पार्टी का नेता, हर पार्टी का कार्यकर्ता यही चाहेगा। अकेले सरकार आप बना पाए थे क्या? देखिए, सरकार हमारे बिना तो नहीं बनी थी, हम ही ने सरकार बनाई थी, हम ही लोगों ने सरकार चलाई थी। एनसीपी ने समर्थन ये जरूर दिया था। कांग्रेस का दावा है, लेकिन उधर एनसीपी की ओर से भी अपने दावे किए जा रहे हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस पूरे मामले पर अपनी पार्टी की राय रखी है। महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो नाना पटोले महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कल उन्होंने अमरावती में बोला कि आने वाले समय में वो लोकल बॉडी इलेक्शंस अकेले लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस अकेले लड़ेगी। एनसीपी कैसे देखती है इसको? नहीं, मुझे लगता है कि उनका बोलने का, पार्टी जोड़ने का सभी अधिकार है। जो निर्णय लेना है उनको लेने का अधिकार है। किसी पार्टी को किस तरह से चलाया जाए, क्या बोला जाए, नहीं बोला जाए, हमें लगता है उससे हमें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं। अब उनकी पार्टी का ये कोई ऑफिशियल निर्णय है, ये पार्टी जाहिर कर दे। लेकिन हमें लगता है कि नाना जी घूम रहे हैं, कांग्रेस में लोगों को जोड़ने के लिए इस तरह के बयान भी दे रहे हैं। लेकिन सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? क्योंकि इस तरीके के बयान से बीजेपी लगातार कह रही है कि सरकार में ठीक ठाक नहीं है, इसलिए 3 पार्टियां 3 अलग अलग मुद्दे पर चल रही हैं। उन्हें सपना देखने दीजिए, तारीख पे तारीख सपना देखना उनका अधिकार है, देखने दीजिए। महाविकास आघाड़ी की सरकार जो भी है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनी है, सरकार चलेगी। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, कांग्रेस के महाराष्ट्र में इस ऐलान के बाद कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे आगे के, क्या कोई पुनर्विचार की गुंजाइश बनती दिखाई देगी या महज प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर बाकी सहयोगी दल देखेंगे? देखिए प्रशांत, खास तौर पर 2 वजहें हो सकती है। एक तो जो लगातार ये खबरें सामने आती रही हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार है और खास तौर पर मुख्यमंत्री है वो कांग्रेस के मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं, कांग्रेस के मंत्रियों की सलाह नहीं ली जा रही है। दूसरी अहम चीज ये कि जब से ये सरकार बनी है, आप अगर देखें अब तक का इतिहास इस सरकार का, तो कंफ्यूजन की स्थिति और गतिरोध लगातार बना रहा है। आपको याद होगा कि जब परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री, जो तत्कालीन गृहमंत्री थे अनिल देशमुख, उन पर आरोप लगाया था, तब शिवसेना ने अनिल देशमुख को ही निशाने पर ले लिया था। तो ऐसे में जो गतिरोध है इन तीनों पार्टियों के बीच वो लगातार बना रहा है। और ऐसे में कांग्रेस को ये लगता है कि एक तरफ तो सरकार उनकी सुन नहीं रही है, उनके मंत्रियों की सुनी नहीं जा रही है, दूसरी तरफ ये कि जो कंफ्यूजन की स्थिति है, इस कंफ्यूजन में कहीं जो उनका वोट बैंक है वो बिखर ना जाए। और यही वजह है कि नाना पटोले का ये बयान, एक प्रदेश अध्यक्ष है वो कांग्रेस के महाराष्ट्र के, तो ऐसे में उनका बयान काफी अहम हो सकता है। और ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या नाना पटोले के इस बयान के बाद
शिवसेना का जो रिएक्शन है कि ऑल द बेस्ट, लेकिन जो सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अंतिम फैसला वही लेते हैं कि आखिर करना क्या है। तो क्या स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव होता है सरकार की, या फिर जो कांग्रेस ने ऐलान किया है उसको, जैसे प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ऑल द बेस्ट, तो हो सकता है कि शिवसेना तवज्जो देने के मूड में ना हो। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि तीनों पार्टियों के बीच गतिरोध बना है और साथ ही साथ जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसमें देखते हुए कांग्रेस अगर अलग चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को यह जरूर लग रहा होगा कि अलग लड़ेगी तो उसका वोट बैंक बचा रहेगा, बल्कि वो बिखरेगा नहीं। जी, लेकिन वहीं मुंबई से एक और बेहद अहम खबर। कुर्ला से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर को बीच सड़क पर बिठाकर उस पर कचरा डाला गया। ये वीडियो कल का है, जहां सड़क पर कचरे और पानी के जमा होने के बाद लोगों का गुस्सा कुछ इस तरह से दिखाई दिया। जब ठेकेदार पर कचरा डाला जा रहा था उस वक्त वहां शिवसेना विधायक दिलीप लांडे भी मौजूद थे। दिवाकर, उस ठेकेदार पर ही कचरा डालना पड़ा है, विधायक की मौजूदगी में यह हुआ, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, आपसे कुछ देर पहले जो लोकल विधायक हैं, शिवसेना के विधायक हैं दिलीप लांडे से न्यूज 18 की बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो 15 दिनों से लगातार कॉन्ट्रैक्टर को ये संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे कि जो नाले के अंदर कचरा है उसे साफ करे वो, लेकिन वो लगातार सुन नहीं रहा था। 5 दिन पहले महिलाओं का एक मोर्चा लोकल विधायक के पास पहुंचता है, इसकी शिकायत करता है कि सड़क पर पानी जमा हो रहा है, हम कैसे रास्ते पर चलें। इसी को लेकर लोकल विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां स्पॉट पर पहुंचे थे और अपने कार्यकर्ताओं से ही उन्होंने नाला साफ करने के लिए कहा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तब भी वहां स्पॉट पर नहीं पहुंचा था। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्टर को इसकी भनक लगी तो स्पॉट पे पहुंचता है तो गुस्साए जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे, विधायक थे, क्योंकि 15 दिनों से उनका कहना है कि वो लगातार फोन कर रहे थे लेकिन वो सुन नहीं रहा था। तो इसी गुस्से के तहत उन्होंने साफ तौर पर ये उचित कदम उठाया। लेकिन उनका ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ बीएमसी में शिकायत की जाएगी। लेकिन एक बड़ा बयान उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये दिया है कि बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है किसको नहीं देना है ये वो विचार नहीं कर रहे हैं, और इसी लापरवाही का नतीजा है कि कॉन्ट्रैक्टर सही से काम नहीं करते हैं और सड़कों पर जमाव होता है। और ये तस्वीरें उसी गुस्से का इजहार करती हुई कुर्ला में जिस तरह से उस ठेकेदार पर कचरा डाला गया, विधायक दिलीप लांडे की मौजूदगी में ही जब उनसे हमने सवाल किया तो उनका जवाब भी सुनिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे। सर, पूरा मामला क्या था जो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर इस तरह से कचरा डलवाया गया? क्या उसने नाला सफाई नहीं की थी? 15 दिन हो गए उनको फोन करके बता रहा हूँ कि ये नाला आने जाने के लिए तकलीफ होने वाली है, वो नाला अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ, अच्छी तरह से साफ करवा के लिए। लेकिन तो भी वहाँ पे ठेकेदार ने सुना नहीं। 5 दिन से पूरे रास्ते से पानी, गंदा पानी जा रहा है। वो जाने के बाद भी 5 दिन में वो लोगों ने कुछ देखा नहीं। उसके बाद कल जब महिलाओं का मोर्चा आया उसने कहा कि भाई हम लोग जाएंगे कैसे। तो हम और हमारे पार्टी के शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवसैनिक हम खुद वहाँ पे वो गटर साफ करने के लिए, वो नाला साफ करने के लिए गए। हम लोग उससे पहले, जाने से पहले 2 घंटा उनको ठेकेदार को फोन किया, ठेकेदार कोई आया नहीं है। बीएमसी के अधिकारी को बताया कि वहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे भी कोई देखा नहीं गया। फिर हमारी जिम्मेदारी, लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास रखा है, हमारे सर पे आशीर्वाद रखा है, इसलिए लोगों की सेवा करना, लोगों को जो तकलीफ हो रहा है वो दूर करना हमारी जिम्मेदारी। वो हम हमारी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए सभी शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवसैनिक को लेके हम लोग रास्ते पे पहुंचे। हम जब नाला साफ सफाई शुरू किया, बहुत सा कचरा निकालने के बाद जो चौकअप हो गया था वो सीधा कर दिया, पानी गटर में से जाना चालू हो गया। उतने में ठेकेदार को मालूम हो गया और ठेकेदार वहां पहुंच गया। फिर हम कहा कि ये अभिषेक, अब इस पूरी घटना के बाद बीएमसी का क्या रिएक्शन? देखिए, बीएमसी ने आधिकारिक तौर पर इस बात पे अभी रिएक्शन नहीं दिया है। हालांकि बीएमसी इस मामले को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि उसमें 2 वजहें हैं। क्योंकि लगातार बीजेपी डिमांड कर रही है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर कोई भी व्यक्ति अगर हमला करता है, अपोनेंट का होता है, तो बीएमसी गुनाह रजिस्टर करती है। तो क्या बीएमसी अब शिवसेना के विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करेगी क्या, या फिर इसमें आखिर क्या मिली जुली चीजें हैं, इस पर बात
बातचीत करने के लिए हमारे साथ नसीम खान है। चांदीवली वो विधानसभा पड़ता है कुरला का, जहां पर दिलीप लांडे विधायक हैं और यही का मामला है। नसीम खान वहां पर पहले विधायक रह चुके हैं, एक सीनियर नेता हैं। नसीम भाई, आप यहाँ के स्थानीय नेता हैं। जिस तरीके से दिलीप लांडे जा करके जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर बिठा करके कचरा डालते हैं और कहते हैं गटर साफ नहीं हुआ, कचरा साफ नहीं हुआ, इसके कारण लोगों के, स्थानीय लोगों की शिकायत है और आपने नहीं किया, इसलिए आपको ये पनिशमेंट सहना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो सवाल ये पैदा होता है कि बरसात के 2 दिन पहले ही शिवसेना की महापौर ने कह दिया कि मुंबई में 104% कचरा की साफ सफाई हो चुकी है। अगर साफ सफाई हुई थी तो कचरा भरा कैसे, सवाल ये पैदा होता है। और इस तरह की गुंडागर्दी करने से काम नहीं होता, काम करवाने से काम होता है। वो आदमी, जिस आदमी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, वो आदमी खुद उस वार्ड से महानगर पालिका में पिछले 15-20 सालों से नगर सेवक भी है। तो आखिर उसने ऐसा, जब भी बरसात आती है इसी तरह से यहाँ की हालत पूरी पानी, इलाका पूरा पानी में डूबता है और लोग तरह तरह करते हैं। और हमेशा से इसके खिलाफ हमने कई बार शिकायतें की हैं, कई आंदोलन हम लोगों ने चलाए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चलाए हैं। लेकिन आज अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को, क्योंकि लोगों में जो गुस्सा पैदा हुआ 2 दिन की बरसात में, जिस तरह से पूरा इलाका भर गया, लोगों का चलना दूभर हो गया, घरों में पानी घुस गया, उसी के कारण लोगों के उस गुस्से को डाइवर्ट करने के लिए ये किया गया ये स्टैंड है। लेकिन चाहे महानगर पालिका का सफाई कर्मचारी हो, चाहे कचरा विभाग का कर्मचारी हो, उसके साथ में इस तरह का जो दुर्व्यवहार किया गया है, मारपीट की गई है, ये गलत है। इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से नसीम खान कह रहे हैं कि जो भी एक्शन लेना है वो महानगर पालिका को लेना है, लेकिन इस तरीके की ये गुंडागर्दी है और स्थानीय लेवल पर वो कई सालों तक वहां से कॉर्पोरेटर रहे, जहां से दिलीप लांडे अब वहां पर विधायक हैं, तो वो अपनी गलतियां छिपाने के लिए इस तरीके से लोगों के गुस्से को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे अब शिवसेना नेता का बयान हो या कांग्रेस नेता, लेकिन बीजेपी को मौका मिला। और इस घटना पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने क्या कहा है, वो भी जरा गौर से सुनिए। वास्तव में गार्बेज का झगड़ा नहीं है, परसेंटेज का झगड़ा है। उद्धव ठाकरे जी और उसकी शिवसेना और माफिया कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों की सिंडिकेट है। पैसे के हिसाब में कुछ डिफरेंस हुआ तो उसी कचरे के नाले में शिवसेना के विधायक कॉन्ट्रैक्टर को डुबाते हैं। उद्धव ठाकरे जी को शर्म आनी चाहिए। इस घटना पर बीजेपी नेता राम कदम ने भी बयान दिया है और विपक्षी पार्टियों को घेरा है। मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की सत्ता है। हर वर्ष नाले सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। कागज पर नाले की सफाई होती है, जमीनी हालात कुछ और है। इसका पूरी तरह से दायित्व शिवसेना का है। पर इनकी नौटंकी देखें, इनके नेता कॉन्ट्रैक्टर को सड़क पर पीट रहे हैं। दिवाकर हमारे सहयोगी बने हुए हैं। दिवाकर, अब क्या आधिकारिक कोई तैयारी है बीएमसी की ओर से ताकि ऐसी स्थितियों पर वो जवाब दे पाए जब विपक्ष उन्हें घेर रहा है? देखिए, साफ तौर पर बीएमसी खुद अपने आप में फंस गई है, क्योंकि जो लोकल विधायक हैं, शिवसेना के विधायक हैं, 2 दिन पहले मुंबई की महापौर जो हैं किशोरी पेडनेकर, उनका बयान आता है कि हमने पूरी तरह से तैयारी कर ली है मानसून की, इस बार मुंबई नहीं डूबेगी। लेकिन जो स्थिति सामने आई है, जो तस्वीरें सामने आई है, वो यही बताती हैं कि नालों की जो सफाई है वो पूरी तरह से नहीं की गई है। ज्यादातर जो सफाई है, बीएमसी का ये कहना है कि हमने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले में अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। शिवसेना के जो विधायक हैं, उन्होंने एक बात और भी कही है न्यूज 18 से कि इस मामले में बीएमसी के अधिकारी भी काम नहीं कर रहे हैं, यानी बीएमसी के अधिकारी खिलाफ भी वो बीएमसी में जाके ही शिकायत करेंगे। लेकिन क्या उन अधिकारियों के खिलाफ बीएमसी कार्रवाई करेगी, क्योंकि उनके ही अधिकारी हैं। जब तक ऊपर से अधिकारी आदेश नहीं देता है, जो पॉलिटिकल पार्टी जिनकी सत्ता है शिवसेना की महानगर पालिका में, वो आदेश नहीं देते, तब तक एक अधिकारी कैसे किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है? लेकिन ये पूरी घटना शिवसेना विधायक की मौजूदगी में हुई तो कांग्रेस नेता नसीम खान गुंडागर्दी भी इसे करार दे रहे हैं। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान से भी आ रही है। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने दावा किया है कि कई कांग्रेस विधायकों के फोन टैप उनकी ही राजस्थान सरकार कर रही है
और इन विधायकों से इनकी बात भी हुई है और इनकी शिकायत अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी की गई, जिस पर अब विपक्षी पार्टियां भी हमलावर हैं। हमारे साथ में वेद प्रकाश सोलंकी है, कांग्रेस विधायक। वेद प्रकाश जी, ये जो शिकायतें आ रही है विधायकों से, क्या उनके फ़ोन टेप किए जा रहे हैं? देखिए, मेरा फ़ोन टेप होने की मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। कई लोगों ने कहा है, ज़रूर विधायकों ने, कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं। कई विधायकों ने कहा भी है। अब उनके पास में कौन सा ऐप है जिसे पता लग रहा है कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं? उन्होंने मेरा फ़ोन भी चेक किया, बोल नहीं आपका तो नहीं हो रहा। तो कौन सा फ़ोन का ऐप है जिसे पता लगता है कि भाई उनका फ़ोन टेप हो रहा है? कई लोगों ने कहा भी है इस बात की जानकारी, फ़ोन टेपिंग तो नहीं, लेकिन अधिकारियों की बात ज़रूर मुख्यमंत्री तक पहुँचाई है कि हमारे अधिकारी ऐसे कह रहे हैं कि ऊपर से अधिकारियों द्वारा ऐसा मैसेज है कि ऐसा हो सकता है, उनकी जांच हो सकती है या ईसीडी पकड़ सकती है, ऐसा कुछ भय दिखाया गया। विधायकों को डराया जा रहा है एक तरह से कि जानकारियों के अधिकारियों के मार्फत कोई चीज़ बात चली है या अधिकारियों को डराया गया है, जिससे विधायकों को कहा है अधिकारियों ने नीचे खुद के स्तर के तहसीलदार एसडीएम ने कि ऐसा कहा गया है, इसलिए मेरे को यहाँ पे नौकरी करने में दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ विधायकों ने कहा है। और ये विधायकों ने एक दो ने मुख्यमंत्री तक जानकारी में ये चीज़ें लेके भी आए हैं। कांग्रेस के ही विधायक राजस्थान में गहलोत सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी को ऐसे में मौका मिला तो राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, आज फिर से कांग्रेस के एक विधायक कह रहे हैं, कई विधायक कहते हैं कि उनके फोन टैप हो रहे हैं, जासूसी हो रही है। कांग्रेस बताए कि ये विधायक कौन है। सोजा बेटा गब्बर आ जाएगा की तर्ज पर कांग्रेस अपने ही विधायकों को डरा रही है। कांग्रेस बताए गब्बर कब आएगा। फ़ोन टैपिंग होती है तो मुझे लगता है कि एक अघोषित किस्म का आपातकाल प्रदेश में लगा दिखता है कि हर तरफ सेंसरशिप दिखती है, शंका दिखती है। बजाय प्रबंधन के ये सरकार जासूसी और फ़ोन टैपिंग जैसी बात करती है। तो मेरा प्रश्न सीधा सीधा ये है कि ये वो विधायक कौन है। सरकार को चाहिए कि उनको उजागर करे और किसी भी लोकतांत्रिक प्रदेश में यदि इस तरीके की कवायद होती है तो उसके दोषी सीधे सीधे मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होते हैं। उनको आज नहीं तो कल जनता की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। फोन टैपिंग के मुद्दे पर बीजेपी का जब यह बयान आया तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपनी पार्टी की राय सामने रखी। संगठन में हम सब लोग मिलकर के आला कमान तय करता है, जिसको जो जिम्मेदारी देता है वो जिम्मेदारी लेता है। कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नाराज नहीं है। सब मिलकर के अच्छा शासन देंगे, अच्छा सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ में काम करेंगे, राजस्थान में लोगों की सेवा करेंगे और पुनः चुनाव जीत करके आएंगे। कांग्रेस नेताओं के इस बयान से भी संतुष्ट नहीं है बीजेपी नेता और ऐसे में वो सीधे एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। कोरोना का नाम लेकर के राजस्थान की सीमा को सील करने का काम किया, बार बार अपनी बाड़ेबंदी करके लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। अपने ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहा कि ये लाचारा है, बेकार है, अनाड़ी है, सब तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। और अब एक बार फिर जो अनडेमोक्रेटिक तरीके से सोचता है, मैं कहता हूँ बिलो द बेल्ट वार करने की बात होती है। तो अब तक तो हम कहते थे, अब उन्होंने इस बात को सिद्ध किया। कांग्रेस के उनकी स्वयं की पार्टी के विधायक करें कि हमारे टेलीफोन्स को टेप किया जा रहा है और हमारे ऊपर सरकार के द्वारा नज़र की जा रही है। ये पूरी तरह से लोकतंत्र। मैं ये कह सकता हूँ कि ये सरकार ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, अपने स्वयं के अंतर्वादों के घर जल्दी गिरेगी। और अब एक और बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह के आर्टिकल 370 पर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। विष्णु दत्त शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख करके दिग्विजय सिंह के खिलाफ एनआईए जांच करने की मांग की है। कल दिग्विजय सिंह का एक क्लब हाउस चैट का ऑडियो क्लिप सामने आया था जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 पर अपना बयान दिया था। दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। कांग्रेस का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। कांग्रेस की नीति, कांग्रेस को लेकर नीयत कैसी थी वो भी सामने आई है। और इतने वर्षों तक जो कश्मीर में हजारों लोगों की जानें गई, सुरक्षा बल हो, कश्मीर के नागरिक हो, भारत के अन्य नागरिक भी हों, ये कांग्रेस की उन नीतियों के कारण हुए जिसने कश्मीर और बाकी देश के बीच में खाई बनाकर रखने का प्रयास किया। मोदी सरकार ने आकर अनुच्छेद 370-35 से मुक्ति दिलाई थी। कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं थी वो भी कम हुई।
बीजेपी हमलावर है तो दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने सफाई पेश की। 370 के हटाने का जो फैसला लिया था और जिस ढंग से जो प्रक्रिया अपनाई थी उसका विरोध कांग्रेस ने पार्लियामेंट में भी किया, बाहर भी किया था। और दिग्विजय सिंह जी का जो बयान है वो यही है, उन्होंने विड्रॉ करने की बात नहीं कही, उन्होंने कहा है कि इस पर पुनः विचार किया जाएगा। तो हमारा कांग्रेस का जो स्टैंड है जो 2019 में था वो आज भी है, उसमें कोई अंतर नहीं आया। इनके अलावा भी कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने तो अब दिग्विजय सिंह के बयान को उनका निजी बयान करार दिया है। एक बयान को भारतीय जनता पार्टी में एक गैंग है जो बात को तोड़ मरोड़ के किसी को यहाँ से उठाया, किसी को यहाँ से उठाया करके कोई बहुत बड़ा हमने काम कर लिया है, ऐसी बात करके चिल्ला चिल्ला के टीवी की चैनलों पे बोलते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर हमारा अहम हिस्सा है। पाकिस्तान तो पहले भी आज़ादी के वक्त चाहता था, वो हमारे नेता उस वक्त के थे कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर को हमारा हिस्सा बना के रखा। और 370 पे अगर किसी का कोई ओपिनियन जरूर हो सकता है। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी उन्हें निशाने पर लिया। कभी भी न 370 लौटेगा न कांग्रेस लौटेगी। 370 का लौटना असंभव है, नामुमकिन है, और कांग्रेस का भी सत्ता में लौटना असंभव और नामुमकिन है। इसलिए कांग्रेसी कुछ भी वादा कर ले। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के लोग? ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल से कैसा प्यार हो गया है। हिंदुस्तान में अलग भाषा और पाकिस्तानियों से जबान में सिंपैथी चाहते हैं पाकिस्तान के लोगों का। उधर दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी गंभीर आरोप लगाए। कई बार बहुत तकलीफ होती है, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। संदेह ये होता है कि ये राजनीति नहीं है, ये षड्यंत्र है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी कही हुई किसी बात से हमारे दुश्मन देश को अगर फायदा होता है, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। कारण दिग्विजय सिंह जी बताएंगे, उनकी पार्टी के लोग बताएंगे। धारा 370 का जहाँ तक सवाल है, धारा 370 हटना इस देश के लिए शुभ संकेत है। दिग्विजय सिंह अपने बयान के बाद विरोधियों के ही नहीं अपनों के भी निशाने पर आए तो कांग्रेस के साथ सरकार चला रही महाराष्ट्र की शिवसेना को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। दिग्विजय सिंह हर बार कुछ ना कुछ ऐसे बयान देके पब्लिसिटी करना चाहते हैं, लेकिन पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार तो आने की कोई चांसेस है ही नहीं, तो ये सब उनके सपनों में रहेगा। और 370 कलम जो रद्द किया हुआ है उसको शिवसेना ने पहले से ही सपोर्ट किया हुआ है, और शिवसेना की वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख जी के पहले से ही ये मांग थी। तो ऐसे बयान देके सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दिग्विजय सिंह ये सब करते हैं। उधर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद आर्टिकल 370 को हटाने पर फिर से विचार करने का दिग्विजय सिंह का बयान भड़काने वाला है और देश विरोधी है। उनका बयान देश विरोधी ताकतों और पाकिस्तान से जुड़ा है। इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।